विधायक राजन तिवारी से खास बातचीत की है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ सोहन से। बिहार की राजनीति में कुछ नाम चर्चा से नहीं बल्कि उनके तेवरों से जाने जाते हैं। एक नाम ऐसा भी है जो जरायम यानी अपराध की दुनिया में खूब गूंजा और उसके बाद इस नाम की गूंज बिहार विधानसभा में भी खूब सुनाई दी। कभी राजनीति में खौफ का पर्याय तो कभी जनता के बीच जनसेवक की पहचान। जेल से लेकर जनसभा तक का उनका जो भी सफर रहा, उस हर सफर ने, हर कदम ने सियासत में खूब हलचल मचाई है। हम बात कर रहे हैं गोविंदगंज के पूर्व विधायक और बीजेपी के नेता राजन तिवारी की। राजन जी से आज हम पूछेंगे तीखे, बेबाक और चुपते हुए सवाल। इस मंच पर हर सवाल का देना होगा जवाब। स्वागत है राजन तिवारी का। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को और आपके सारे श्रोता बंधु को और खासकर आपको। राजन तिवारी जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यह है कि गोरखपुर से गोविंदगंज तक का जो आपने सफर तय किया है, वो सफर जो है रोमांचक भी रहा है लेकिन साथ में विवादित भी रहा है। सवाल मेरा आपसे यह है कि राजनीति में जब आप आए उसके पीछे आपका क्या कुछ मकसद था और क्या वो मकसद पूरा होता हुआ आपको नजर आ रहा है? देखिए, गोरखपुर जनपद मेरा घर है, मेरा गांव है और बिहार मेरा ननिहाल है। बिहार के गोविंदगंज में, पूर्वी चंपारण डिस्ट्रिक्ट में गोविंदगंज एक जगह पड़ता है, वहाँ पे मेरा ननिहाल है। मेरा जो विधानसभा क्षेत्र बाद में हुआ, जहाँ से मैं 2000 में आज़ाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और जनता ने काफ़ी सम्मान दे करके मुझे चुनाव जिताया। राजनीतिक मेरी एक हॉबी थी। मैं छात्र जीवन से ही राजनीति करता था और जितने भी हमारे इलेक्शन होते थे यूनिवर्सिटी में, चाहे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जितने होते थे उसमें पार्टिसिपेट मैं करवाता था और लोगों की मदद करता था और चुनाव लोग जीतते थे। मैंने जितने लोगों को मदद किया इन गोरखपुर विश्वविद्यालय में, वो सारे लोग अध्यक्ष बने। चाहे वो अभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे समीर सिंह हो जो अभी उत्तर प्रदेश में हैं, प्रवक्ता हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो वेद प्रकाश मिश्रा हों, चाहे हमारे अभी एमएलसी रतनपाल सिंह हो, जितने लोग थे ये सब लोग हमारे समर्थक लोग थे और हम सब लोग, चाहे विराट चंद्र कौशिक हो, इन सब लोगों को मैंने चुनाव लड़वाया भी और काफ़ी मेहनत करके सब लोग अध्यक्ष बने और हम उसमें हमारी भी भूमिका रहती थी और सब लोग अध्यक्ष का चुनाव जीते। अच्छा, छात्र जीवन का आपने जिक्र किया। मैं आपके बारे में जब पढ़ रहा था तो मुझे वहाँ पर ये भी पढ़ने में आया कि आप सरस्वती शिशु मंदिर से आपने पढ़ाई की है। अब आपसे सवाल मेरा ये है कि जब छात्र राजनीति की बात आती है, छात्र जीवन की बात आती है, तो क्या जब अपराध की बात आती है तो क्या तभी आप अपराध की दुनिया में शामिल हो गए? देखिए, जिस स्कूल का आपने जिक्र किया, जिससे मेरी शिक्षा दीक्षा है, सरस्वती शिशु मंदिर पक्की बाग, वो संघ का वो स्कूल है, संघ की वो शाखा है जो पूरे भारत में पहला है। उसका नींव वहीं से पड़ा था और संघ के स्कूल में संघ का छात्र कोई भी अपराधी प्रवृत्ति का नहीं होता है और ना अपराध का ज्ञान उसमें दिया जाता है। वो सेवा करने का धर्म वहाँ सिखाया जाता है और अत्याचारियों से लड़ने का भी सिखाया जाता है। कोई अत्याचार करे, कोई धर्म के खिलाफ बोले, उससे लड़ने का भी बात वहाँ सिखाई जाती है। तो हम लोग हमेशा अत्याचारियों के खिलाफ रहे हैं। हम लोग अपराधी नहीं थे, ना अपराध किए हैं कभी, और हम लोग अत्याचारियों के खिलाफ लड़ते थे। इसलिए तमाम जो दबंग लोग थे, तमाम वहाँ एमएलएज थे, एमपीज थे, वो जिसको जहाँ मौका मिला वहाँ फर्जी मुकदमों में हम लोगों को रगड़ दिए, हमको पर्सनली रगड़ दिए। अच्छा, यानी कि आपने हमेशा जनता की आवाज को जो है वो बुलंद करने का काम किया है। अच्छा, जनता ने ही आपको विधायक बनकर विधानसभा में भी भेजा है। जब ये बात सामने आती है तो लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठते हैं कि राजन तिवारी की जो बाहुबली छवि है, क्या उसका फायदा उन्हें मिला है? सवाल मेरा आपसे यह है कि क्या सचमुच में बाहुबली छवि है, उसका फायदा मिला है या फिर आपका जनाधार जो है वो असली था? अब देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद का रहने वाला हूँ और गोरखपुर से चल के आके बिहार में अपनी जगह बनाना, बिहार में अपनी पैर जमाना और बिहार की जनता ने हमको बुला करके वहाँ से असेंबली का मेंबर बना दिया, इतना बड़ा सम्मान दिया। तो सोचिए, यह कोई जिसका नियत गलत होगा, ऐसे लोग विधानसभा में जा सकते हैं क्या? और चाहे ऐसे लोगों को जनता चयन कर सकती है क्या? नहीं। जो आदमी गरीबों के हक और हुकूक की लड़ाई लड़ता हो, जो आदमी हमेशा सुख दुख में सबके सहभागी बनता हो, वही लोग चुनाव जीतता है। इसमें कहीं कोई बाहुबल की बात नहीं आती है। हाँ, जनबल की बात आती है। जनबल हमारे साथ था, हमारे साथ है और आगे भविष्य में जब तक मेरे शरीर में जान है तब तक जनबल मेरे साथ रहेगा। मैं चंपारण ही नहीं, पूरे आपको बता दूं कि पूरे पूर्वांचल में कहीं भी किसी भी सीट पर किसी के लिए भी अच्छा साबित हो सकता हूँ, बुरा भी साबित हो सकता हूँ।
अच्छा, श्री प्रकाश शुक्ला जी की भी बात कर लेते हैं। उनके साथ आपकी जो दोस्ती के किस्से हैं वो भी काफी मशहूर रहे हैं। सवाल मेरा आपसे ये है कि जब आपकी दोस्ती के किस्से चल रहे थे तो क्या तभी से आप जो अपराध के नेटवर्क की बात आती है उसमें आप भी शामिल हुए थे? नहीं नहीं, कभी नहीं। मैंने श्री प्रकाश शुक्ला बता दूं कि श्री प्रकाश शुक्ला हमारे मोहल्ले में एक तुलसीदास इंटर कॉलेज है, वहाँ खेलने आता था और बगल में उसके भाई ओम प्रकाश शुक्ला जी का डेयरी फार्म था। वहाँ वो दूध पीता था और पहलवानी करता था। तो श्री प्रकाश शुक्ला जब बचपन में साथ खेलता था उसी समय हमारे उससे संबंध थे। और उसका गांव मामखोर, मेरा गांव सगौरा, गांव भी अगल बगल में था। तो इसलिए उससे हमारे संबंध थे। जब वो मतलब पहलवानी अखाड़ा छोड़ करके और शिक्षा दीक्षा को अपने वंचित हो गया, जब शिक्षा दीक्षा भी छोड़ दिया और जब वो चला गया इस दुनिया में, जराइम की दुनिया में चला गया, अपराध की दुनिया में चला गया, तो श्री प्रकाश ना कभी मुझसे मुलाकात की, ना मेरी श्री प्रकाश से भेंट हुई। और उसके बाद श्री प्रकाश दूसरे लाइन में चला गया और मैं अपने समाज सेवा में जुड़ा रहा और समाज का काम करते रहा। अच्छा, आप लगातार समाज के काम करते रहे, लेकिन आप विधानसभा का अगर आपने सफर तय किया है तो आपको कुछ वक्त जेल में भी बिताना पड़ा है। हाँ, बिल्कुल। आपसे सवाल मेरा ये है कि जब आप जेल में रहते थे तो वहां पर खुद को संभालने में कोई तकलीफ होती थी, कैसे संभाल? नहीं, देखिए, हर आदमी, अच्छा व्यक्ति कहीं भी होगा तो वहाँ पे मैनेज कर ही लेता है। और एक बात आपने कहा कि जेल से ही मैं चुनाव जीता था, ये भी बात जान लीजिए। बहुत बड़ी बात होती है कि दूसरे प्रदेश का आदमी आया और दूसरे प्रदेश में के जेल में रहा और दूसरे प्रदेश के जेल में रह करके और चुनाव जीता। देखिए, उस समय की जो सरकारें थी, वो चाहे वो सरकार यहाँ पे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार हो या बिहार यूपी में हमारे मायावती बहन जी का सरकार हो, समाजवादी की सरकार, मायावती की सरकार थी। इन सरकारों ने क्या किया कि जो हमारे जैसे लोग थे, खासकर ब्राह्मण समाज के लोग थे, ऐसे लोगों को उन लोग तमाम फर्जी मुकदमों में फंसवाने का काम किया। और तमाम जो मुकदमे आते थे, जितना मुकदमा आता था, ऐसे वर्चस्व वाले लोगों को, जो जनता के बीच में जनता की लड़ाई लड़ता हो, ऐसे लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमे डाल देता है। तो आप तो पता ही है, वो आज भी परिस्थितियां चलती हैं, आज भी होता है कि आप कोई भी कहीं कोई दुर्घटना करता है, उसका नाम बाहर हो जाता है और जो दुर्घटना नहीं किया जाता है उसका नाम हो जाता है केस में। आज भी चल रहा है परंपरा। अच्छा, सवाल मेरा अब आपसे ये है कि बाहुबली छवि के बावजूद भी क्या आप खुद को समाज सेवी मानते हैं? मैं समाज सेवी हूँ ही, समाज सेवी था, समाज सेवी हूँ और समाज सेवी आगे भी रहूँगा। और एक बात बता देता हूँ कि जब तक मेरे शरीर में एक बूंद खून है तब तक हमारी जनता के लिए है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ कि मैं राजनीतिक में आया, समाज सेवा में आया, ना मैं ठेकेदारी करता हूँ, ना मैं दलाली करता हूँ, ना कमीशन खोरी को देखता हूँ, कमीशन खोरी बर्दाश्त करता हूँ। ये सब चीज़ जनता के हक का जो चीज़ है वो जनता को मिलना चाहिए। यही लड़ाई है, इसी कारण मुझे नेता पसंद नहीं करते। देखिए, आज के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ, ये हमारी सरकार है केंद्र में, हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री जी हैं। मैं उनसे कई बार एक चीज़ डिमांड करता हूँ, कई बार एक मांग करता हूँ कि जनता का पैसा, एमपी, एक आदमी एमपी भी होता है, राज्यसभा भी होता है, विधान परिषद होता है और एमएलए भी होता है, विधायक भी होता है। ये 4-4 पेंशन क्यों दी जाती है रिटायरमेंट के बाद? एक ही पेंशन, चॉइस पेंशन देना चाहिए, चाहे कोई पेंशन दो, चाहे विधानसभा का लो, असेंबली, चाहे परिषद का लो, चाहे राज्यसभा का लो, चाहे लोकसभा का लो। ये चीज़ तो बंद करना चाहिए ना। हमारे जनता का पैसा ये फर्जी तरीके से करोड़ों रुपया जो पूर्व हो जाने के बाद और 4-4 पदों पे रहने वाले, 2-2 पदों पे रहने वाले, 3-3 पदों पे रहने वाले, हर जगह ये फंड हर जगह ये लोग लेते हैं। तो ये गलत है कि नहीं गलत है? जब जो भारत का सेवा करता है एक सेनापति, तो उसको तो एक ही पेंशन मिलता है। पहले मिलता था, वो तो अब बंद हो गया। चाहे वो टीचर हो, चाहे आपके पिताजी भी टीचर हो, चाहे कोई भी हो, XYZ, चाहे आप ही टीचर हो, तो रिटायरमेंट के बाद एक ही पेंशन मिलता है। जब सरकारी कर्मचारियों को, देश के जनसेवकों को, देश के जनता का पैसा जब एक ही पेंशन मिलता है, तो सांसद, विधायक को क्यों 4-4 पेंशन दी जाती है? ये बंद होना चाहिए। ये सब चीज़ों पर लोग कौन ध्यान आकर्षित करेगा? ये जो ध्यान आकर्षित करेगा उसके सारे नेता उसके खिलाफ हो जाएंगे। तो हम लोग सही बात बोलते हैं और सही बात बोलना आजकल के युग में गलत है। बिल्कुल, आप सही बात बोलते हैं, चाहे उसके लिए आपको क्या हो जाएगा? देखिए, सही बात बोलना अगर जुल्म है तो ऐसा जुल्म करते रहना चाहिए हर व्यक्ति को, और हर व्यक्ति को अपना हक समझना चाहिए और जनता की हक की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है इसको लोगों को समझना चाहिए। और चाहे उसके लिए हमको बदनाम कर दो, अपराधी बना दो, जेल भेज दो, कुछ भी कर दो, मैं ये काम करते रहूँगा। कहा जाता है ना कि जो आदमी पैदाइशी
हिम्मतगर हो, बोल्ड हो और जन सेवा करता रहा हो, जनता का सेवा करता रहा हो, जनता के हक और हुकूमत की लड़ाई लड़ता रहा हो, शोषित वंचितों के साथ खड़ा रहता हो, ऐसे व्यक्ति को हमेशा लड़ाई लड़ते रहना चाहिए, चाहे उसके लिए कई बार जेल जाना पड़े तो जाना चाहिए। अच्छा, अब बिहार चुनाव पर आते हैं। नरकटियागंज सीट से आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। 100%। आपका मैं एक बयान भी सुन रहा था कि जिस तरह से सूरज का पूरब से उगना तय है, पश्चिम में डूबना तय है, उसी तरह से मेरा नरकटियागंज से चुनाव लड़ना तय है। सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर आपको बीजेपी से टिकट नहीं मिला तब क्या करेंगे? मैं आपको एक बात बताऊं कि नरकटियागंज चुनाव लड़ने का मेरी कोई इच्छा नहीं थी। जब लोकसभा के चुनाव में वहाँ जदयू जनता दल यू के प्रत्याशी सुनील कुमार का मदद कर रहा था, सांसद जी का, और वो सांसद जी चुनाव जीते और वहाँ के लोकल भारतीय जनता पार्टी, अपने ही पार्टी के, मैं चाहे तमाम लोग उनके विरोध में खड़े थे। तब मैं उस समय हमारे मुख्यमंत्री जी के आदेश पर हमने जब पैदल घूम करके चुनाव प्रचार शुरू किया तो नरकटियागंज की जनता ने मेरे अंदर पता नहीं क्या देखा, जो कहा कि ऐसा नेता हमारे यहाँ होना चाहिए। और उन्होंने उनके डिमांड पर, वहाँ की जनता के पुकार पर मैं विधानसभा चुनाव लड़ने का घोषणा किया। तो जनता की पुकार है। आप बता रहे हो कि भाजपा टिकट नहीं देगी। मैं कहता हूं कि अगर भाजपा ही हमको टिकट दे दे और जनता नहीं पसंद करे तो कैसे आप चुनाव जीत पाइएगा। इसलिए जनता की पसंद को सबसे पहले स्वीकार है। मेरे लिए जनता भगवान है, मेरे लिए वहाँ के लोग भगवान हैं, वहाँ की देवतुल्य जनता का अगर आशीर्वाद है तो पार्टी का मैं परवाह नहीं करता। पार्टी टिकट देगी तो भी चुनाव लड़ूंगा और नहीं देगी तो भी चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि जनता का सम्मान मेरे लिए सर्वोपरि है। अच्छा ठीक है, आपने ये ठान लिया है कि आप नरकटियागंज से चुनाव लड़ेंगे। मुद्दे क्या रहेंगे, आपका फोकस क्या रहेगा वहां पर चुनाव लड़ने का? ऐसी कौन सी परिस्थितियां वहां पर हैं जो आपको लगता है कि वहां की जनता को ये सुविधाएं मिलनी चाहिए थी लेकिन नहीं मिल पाई? नरकटियागंज बहुत बड़ा अनुमंडल है, आप घूमे होंगे, शायद गए होंगे आप। तो नरकटियागंज में जो मूलभूत सुविधा चाहिए वहाँ के जनता को, वहाँ की पब्लिक को, वो उनको नहीं मिल पाई है। वो विकास से बहुत अछूता है। सब व्यवस्था होते हुए भी जो सरकार व्यवस्थाएं दे रही हैं, सारी व्यवस्थाएं होते हुए भी वहाँ पे विकास में ठेकेदार और अवरोधक बने हुए हैं। वहाँ पे कमीशन खोरी चरम पे है, भ्रष्टाचार चरम पे है, अपराध आज भी वहाँ रंगदार जो बदमाश टाइप के लोग हैं रंगदारी व्यवसायियों से मांगा करते हैं। वहाँ पे आज भी ठेकेदारी में कमीशन खोरी, वहाँ के सांसद, वहाँ के मंत्री महोदय, चाहे जो भी हो, जो जनप्रतिनिधि हो, वो लोग कमीशन पे ही काम बांटते हैं। मैं यह वादा करता हूँ कि अगर मैं उस क्षेत्र में चुनाव लड़ा और जीता तो वहाँ से इन सब लोगों का मैं सफाया कर दूंगा। सफाई इस मामले में नहीं, कमीशन खोरी बंद, घूसखोरी बंद, थाना ब्लॉक एसडीओ बीडीओ की जितना भी वहाँ पे दलाली कमीशन खोर लोग खड़े रहते हैं वो सब खत्म हो जाएगा और सारे नेताओं का दुकान वहाँ बंद हो जाएगा। इसीलिए वहाँ के नेता मुझे पसंद नहीं करते, जो बड़े कॉकस उस फील्ड में बने हैं, जो वहाँ पे दलाली कमीशन खा रहे हैं, ठेकेदारी का जो रोज़ बैठा करके घर पे कि फला आदमी को ये ठेका दे दो, फला आदमी को ये ठेका दे दो, उनसे 5% की जो कमीशन ले रहे हैं वो सब कमीशन बंद हो जाएगा। इसी डर में सबके अंदर इतना डर समाया हुआ है कि मेरा विरोध पार्टी में भी की जा रही है। अच्छा, वापस आते हैं थोड़ा सा, जो सियासी समीकरण वहां पर बन रहे हैं, वहां पर जो बीजेपी की सिटिंग एमएलए हैं रश्मि वर्मा, क्या आपको लगता है कि अगर आपको बीजेपी से टिकट नहीं मिलता है तो उसके लिए जो सिटिंग एमएलए हैं उनका टिकट ना काटना भी एक वजह हो सकता है? अब मैं बात बताऊँ, कहाँ ऐसे छोटे लोगों का आप चर्चा मेरे से कर दिए। वहाँ पे आपको बता दूँ कि जिसको मैंने राजनीति में पैदा किया वो आज भारत सरकार में राजमंत्री है, जिसको मैंने राजनीति में मदद किया। आपको बता दूं आपके माध्यम से कि जब वहाँ पे दुबे जी चुनाव लड़ रहे थे, सतीश चंद्र दुबे जी विधानसभा का चनपटिया में पहली बार चुनाव लड़े, तो टिकट उनके भाई प्रदीप दुबे को मिला था और सतीश चंद्र दुबे उसमें जेल में थे और सिंबल उनके बड़े भाई प्रदीप दुबे को मिला था और प्रदीप दुबे को मिला था और तब तक तो जेल में, ये हम उसी जेल में थे और इनका जमानत हुआ और जाकर के इन्होंने नॉमिनेशन किया। मैं आपको बता दूँ कि जेल में नॉमिनेशन इनको निकलने से पहले मैं वहाँ के सिटिंग भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के चले गए, लल्लू मिश्रा जी, उनको जेल में बुलवा करके इस व्यक्ति का पीठ ठुकवाया और इसको आशीर्वाद दिलवा दिया। जो इसके सामने कैंडिडेट थे, जो इसके सामने महागठबंधन के कैंडिडेट थे, उनसे उनको आशीर्वाद दिलवाया कि अब छोड़िए, इसके पीछे पुलिस पड़ी है, अब इनको आशीर्वाद दीजिए ताकि ये चुनाव जीतें और इनका ज़िंदगी सेफ हो सके। और उन्होंने इतना बड़प्पन था उस लल्लू मिश्रा जी विधायक जी में, वहीं केहुनिया के हैं, उनके अंदर मतलब शायद केहुनिया गांव ही उनका है, तो उनके अंदर इतना बड़प्पन था, अब नहीं रहे, स्वर्गीय हो गए। लेकिन वो आदमी में देखिए क्या गुण था कि सामने से चुनाव लड़ रहा है और सामने वाले व्यक्ति को आशीर्वाद दे रहा है।
ईमानदारी से दुबे जी से पूछिएगा तो बताएंगे। उनके पास भी बच्चे हैं, कसम खा के बोला कि क्या ये बात में सच्चाई है या नहीं है। और मैंने काफ़ी मदद किया, भाई है छोटा, आज भी मैं मानता हूँ। लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा बड़ी लोगों की हो जाती हैं। क्षेत्र के जनता को छोड़ करके और सिर्फ ठेकेदारी और ठेकेदारों के बीच में रहना, ये नेताओं को अच्छा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेता का काम है जो जनता का पैसा और जनता के बीच में रहना चाहिए और सही काम सही तरीके से उनका सेवा करना चाहिए। अच्छा, नरकटियागंज की जब बात करते हैं, जब हमारी टीम भी वहां पर गई थी तो वहां पर हमें मूलभूत सुविधाओं का अभाव देखने को मिला था। सड़क की बात हो, बिजली की बात हो, रोजगार की बात हो, शिक्षा की बात हो, ये वो तमाम मुद्दे हैं जिनके लिए जनता आज भी संघर्ष वहां पर करते हुए नजर आ रही। सवाल मेरा आपसे है कि आप कोई एक ऐसा वादा कीजिए जिसे आप शपथ पूर्वक निभाएंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ। आप मेरे पूर्व विधानसभा क्षेत्र गोविंदगंज में जाइए, वहाँ पे 24 घंटे में 23 घंटा बिजली रहता है। सड़क कहीं दिखाई नहीं देगी जहाँ पानी जमा हो। सड़क, बिजली, पानी, सारी व्यवस्थाएं वहाँ सुदृढ़ है। वहाँ पे कमीशनखोरी, घुसखोरी सब बंद है। आज भी मैं बैठा रहता हूँ घर पे तो लोग मेरे पास, सैकड़ों लोग पैरवी के लिए आते हैं और सबकी बातें सुनी जाती हैं, सबके फरियाद सुने जाते हैं और सबका मैं तुरंत डिस्पोजल करता हूँ। तो मैं वादा नहीं करता, वादा करने वाले लोग झूठे और फ्रॉड होते हैं। मैं करके दिखाऊंगा। नरकटियागंज में आज 7 से 8 घंटा बिजली रहता है। गांव देहातों में बहुत कम बिजली, बहुत बिजली कट होती है वहाँ। मैं वादा करता हूँ नरकटियागंज में जो गोविंदगंज की व्यवस्था है वही वहाँ होगी। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ सब जितने भ्रष्ट लोग हैं सबका सफाया हो जाता है। और नरकटियागंज आपसे वादा करता हूँ कि सड़क की व्यवस्था सुदृढ़ होगी, पानी की व्यवस्था सुदृढ़ होगी। दलाली जो नहीं कहा कि ब्लॉक स्तर से जो बीडीओ, सीओ, एसडीओ, थाना पर दलाल बैठे रहते हैं, इन सब लोग दूर भाग जाएंगे। और बिजली 24 घंटे में 22 घंटा नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र में रहेगी, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया राजन तिवारी जी, आपने अपना कीमती वक्त दिया और इस चर्चा में आपने हिस्सा लिया है। तो ये थे राजन तिवारी जी, जिनका अतीत भले ही विवादित रहा हो, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या बिहार की राजनीति में वो अपना भविष्य तलाश पाएंगे।